सो हेलो एंड वेलकम ऑल वंस अगेन। वेलकम टू ऑल। आज हम राजस्थान की करंट अफेयर का जो डिस्कशन है उसका शुभारंभ करने जा रहे हैं। करंट अफेयर में हम डिस्कस करेंगे थोड़े मेन हमारे पिछले 3-4 महीने के कुछ मेजर जो इवेंट्स हुए हैं वो डिस्कस करेंगे। इवेंट डिस्कस करेंगे और हम डिस्कस करेंगे कि भाई एक मिनट, हाँ, और हम डिस्कस करेंगे कुछ अगर इंडेक्स मेन राजस्थानी कोई इंडेक्स है तो इवेंट है तो, या फिर कोई पॉलिसी लॉन्च हुई है रिसेंट में, या राजस्थान के इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई डेवलपमेंट है, कोई खबर है, ओवरऑल राजस्थान की पॉलिटिक्स से कोई खबर है, ओवरऑल कैसी भी राजस्थान की पिछले कुछ समय के 3-4 महीनों की जो खबरें हैं वो डिस्कस करेंगे। ये हमारा सबसे पहला वीडियो रहेगा। इसके बाद इसके जो नेक्स्ट सेशन में हम आगे जाएंगे। सो चलिए हम जो है आज हमारा राजस्थान करंट अफेयर जो है शुरू करते हैं। आई होप कि आप सबको मज़ा आएगा राजस्थान करंट अफेयर को डिस्कस करने में। न सिर्फ राजस्थान आरएस प्री मेंस, इसके अलावा आरएस इंटरव्यू हो चाहे ईओ आर हो, कोई भी एग्जाम हो, राजस्थान करंट अफेयर तो सर्वव्यापी है, ओमनी प्रेजेंट ओमनी साइंस है, कहीं पे भी कुछ भी कहीं से भी आ सकता है। तो ध्यान रखना और समझते जाना। सबसे पहले है राजस्थान डिजी फेस्ट के बारे में। अब इसमें क्या है राजस्थान डिजी फेस्ट में होगी, व्हाट इज इट, क्या है क्या ये, फिर हम समझेंगे वाई क्यों कराया जा रहा है, फिर वेयर कहाँ पे इसको कराया गया, और व्हेन कब कराया गया, और इसमें हुआ क्या। ये राजस्थान डिजी फेस्ट के बारे में हम समझेंगे। राजस्थान डिजी फेस्ट जो है जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में कराया गया 19-20 अगस्त 2022 को। ये दोनों चीज तो एक बार सीधे ऐसे याद रख लेना भाई, क्योंकि करंट अफेयर में सीधा ऐसे ही पूछता है कि जैसे क्वेश्चन आ गया प्री में और पूछ दिया भाई ये डिजी फेस्ट कब कराया गया था, तो ये इसका जो लोगो है उसमें भी दिया 19-20 अगस्त 2022 को जयपुर में कराया गया था। राजस्थान स्टार्टअप पॉलिसी 2015 में लॉन्च की गई थी। उसमें कहा गया था कि जो फंडिंग है हैज बीन इवेल्युएटेड एंड अप्रूव्ड बाय द इवेल्युएशन कमिटी एंड द स्टेट लेवल इंप्लीमेंटिंग कमिटी 267 स्टार्टअप विद ए फंडिंग वैल्यू ऑफ 441 करोड़। 441 करोड़ का जो है लगभग अभी तक पैसा इसमें डाला जा चुका है अंडर दी राजस्थान स्टार्टअप पॉलिसी, और ये बिरला ऑडिटोरियम में राजस्थान में हुआ था। और इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन मैं और दे देता हूँ आपको। इसने ये एक्चुअली ये करता है क्या, ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड फॉर न्यू कॉर्पोरेट्स या फिर न्यू कॉर्पोरेट्स, न्यू बिजनेसमैन, न्यू इन्वेस्टर्स को ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। यहाँ पे लगभग 25 एक्सपर्ट जो है डिफरेंट फील्ड के, लाइक आईटी फील्ड के, इसके अलावा इनोवेशन इनोवेटर्स, और मैं कहूँ तो स्टार्टअप जो है उसको शुरू करने वाले एंटरप्रेन्योर्स, ये सब इन्होंने इसमें भाग लिया था। और जो यूनिक वर्क इसके अंतर्गत हुआ था वो हुआ था आई स्टार्ट स्कूल स्टूडेंट फेस्ट। आई स्टार्ट स्कूल स्टूडेंट फेस्ट, ये स्कूल स्टूडेंट फेस्ट, ये इस नाम का कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया था ताकि जो स्कूल के स्टूडेंट है उन्हें जॉब इंटरव्यू उनके लिए गए और ट्रेनिंग इंटरव्यूज, ताकि आने वाले समय में उन्हें ट्रेनिंग दी जा सके स्पेसिफिक जगह पे, वो इसमें किए गए। तो इस तरीके की इसमें प्रावधान रखे गए। और यहाँ पे लगभग 3,000 स्टूडेंट से ज़्यादा स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया, लगभग 50 स्कूल से ज़्यादा स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया। इस तरीके का एक ये मैं कहूँ तो प्रोग्राम यहाँ पे इनिशिएट किया गया था राजस्थान डिजी फेस्ट के नाम से। तो ये हमारा राजस्थान डिजी फेस्ट के बारे में हो गया। फिर है इनोवेशन इंडेक्स, ये इंडिया लेवल पे निकलती है एक तो। फिर अब राजस्थान का इसमें क्या रोल है, इसको कौन निकालता है इसको, और ये क्या है, व्हाट फॉर, ये चीज़ें हम इसमें देखेंगे राजस्थान की इनोवेशन इंडेक्स के बारे में। देखिए नीति आयोग इसको प्रिपेयर करता है एंड द इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस, ये दोनों के द्वारा किया जाता है। पर अगर जैसे एक ही अगर इंस्टीट्यूट का अगर बॉडी का पूछे तो नीति आयोग, तो आपको याद रखना कि नीति आयोग इसको करता है। क्यों करता है, क्योंकि ये कॉम्प्रिहेंसिव टूल की तरह इंडिकेट करता है फॉर द इवेल्युएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज इनोवेशन इकोसिस्टम। कंट्री का इनोवेशन इकोसिस्टम का कितना पोटेंशियल है, कितना उसका फ्यूचर है, उसको रैशनली नाप तोल के सामने ला के देता है ये इंडेक्स। ये स्टेट को रैंक करता है, यूनियन टेरिटरीज को रैंक करता है बेस्ड ऑन की उनमें कितना इनोवेशन पोटेंशियल कितना है उनके अंदर। इस तरीके से ये उनके जो हेल्दी कंपटीशन है उसको बिल्ड करने के लिए और उनकी इनोवेशन परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए ये करता है। अब इसमें राजस्थान की देखिए कौन सी रैंक है, आप यहाँ देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12वीं रैंक पे राजस्थान ने अपनी जगह बनाई है।
12वीं रैंक पे राजस्थान में इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया जाता है 2022 का, इसमें राजस्थान में 12वीं रैंक अपनी जगह बनाई है। और जो टॉप हमारे स्टेट है वो कर्नाटका तेलंगाना है, टॉप स्टेट्स तेलंगाना है। और इंडेक्स जो है नीति आयोग के वाइस चेयरमैन सुमन बेरी जी जो है उनके हाथों द्वारा इसको इंडेक्स को लॉन्च किया गया था। और राजस्थान ने 12वीं रैंक के साथ इसके आगे राजस्थान टिका हुआ है, नीति आयोग द्वारा इसको किया गया। नाउ द थर्ड इज फर्स्ट पैरा स्पोर्ट्स एकेडमी ऑफ राजस्थान। ये अभी खोली गई है। आपको वीडियो को आगे बढ़ने से ये बताना है कि ये कहाँ खोली गई और किसने इसका उद्घाटन किया और इसका क्या पर्पस है। पर्पस तो यार नाम से पता चल रहा है, एटलीस्ट इतना तो तुक्का लगाई दो। कहाँ किसको खोली गई है? 21 जुलाई 2022 को, ये डेट आप याद रखिए, 21 जुलाई 2022 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने 14.14 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली राज्य की पहली पैरा स्पोर्ट्स एकेडमी जो है वो जोधपुर में खोल दी है। जोधपुर में इसकी शुरुआत की है राजस्थान की पहली पैरा एकेडमी के बारे में। क्या करेगा ये? स्पोर्ट्स ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा ईच कैटेगरी ऑफ स्पेशली एबल्ड पर्सन को। 25 टैलेंटेड प्लेयर्स जो है उनको चिन्हित करके आगे लेके आएगा ये, ताकि स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे खेल सके। इसमें से 15 शूटिंग में और 10 टीटी में, टेबल टेनिस की कैटेगरी में ये लेके आएगा। और ये सारा इसका पैरा स्पोर्ट्स एकेडमी का सारा जो टालम टोल है वो राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल जो है वो इसको इसके पूरे इसको उसका तामझाम संभालने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए, इसकी एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट एक्टिविटीज़, इसका शेड्यूल, इसका सब कुछ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है आरएसएससी। आरएसएससी का मैं आपको बताऊं तो इसका गार्जियन रहता है गवर्नर जो साहब है इसके गार्जियन रहते हैं। और इसके अलावा इसका जो वाइस गवर्नर कहें या जो सेकंड मैन इसमें इसको संभालने के लिए रहेगा वो सीएम साहब रहते हैं, वो सीएम साहब इसके रहते हैं। और इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर्स के जो मिनिस्टर है वो इसमें मेन रोल अदा करते हैं, जो अभी हमारे प्रेजेंटली श्री अशोक चांदना जी है। अशोक चांदना जी हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, तो ये इसमें मेन रोल रहता है इन सब का। इस तरीके से ये पहली स्पोर्ट्स पैरा अकेडमी जोधपुर में खोली गई है। अब है फर्स्ट यूरेनियम प्रोजेक्ट इन स्टेट। राजस्थान में यूरेनियम मिला है, बहुत ही रिच क्वालिटी का यूरेनियम मिला है। और कहाँ मिला है, कैसे इसको एस्टेब्लिश किया जा रहा है, कौन सी एजेंसी काम कर रही है। राजस्थान का तो पहला प्रोजेक्ट है और पूरे इंडिया का तीसरा प्रोजेक्ट है जो यहाँ पे अब शुरू किया जाएगा। तो ये करंट अफेयर के हिसाब से बहुत जरूरी है। देखते हैं कौन सा स्टेट का फर्स्ट और कंट्री का थर्ड यूरेनियम प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे? खंडेला सिक्कर में। खंडेला सिक्कर में रायला गांव जो है यहाँ पे यूनिट को स्टार्ट किया जा रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो है उसने डिस्कवर किया है कि 3,42,000 टन जो है यूरेनियम ऑक्साइड अक्रॉस द कंट्री इन्होंने कर रखा है। और इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लोरेशन किया है। स्टेट वेयर यूरेनियम अभी ज़्यादा जहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है वो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, मेघालय, राजस्थान और कर्नाटका है। हालांकि अभी इन्होंने पता किया है कि राजस्थान में भी रिच क्वालिटी का यूरेनियम पाया जा रहा है। इसके बारे में थोड़ी एडिशन इन्फॉर्मेशन मैं और भी बता देता हूँ। ये स्टेट का फर्स्ट यूरेनियम प्रोजेक्ट रहेगा जो अब शुरू हो रहा है। और इसको खंडेला तहसील के रायला गांव में इसको शुरू किया जा रहा है। और इसके अलावा जो नोडल एजेंसी होगी वो होगी यूसीआईएल, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। यूसीआईएल जो है वो यहाँ पे एक्सप्लोरेशन और इसका माइनिंग एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की पीएसयू है यूसीआईएल जो यहाँ पे काम करेगी। और अदर पोटेंशियल एरिया ये रायला गांव के साथ जो कुछ लगे हुए शेखावटी के और भी क्षेत्र है जहाँ पे यूरेनियम का एक्सप्लोरेशन चल रहा है और पोटेंशियल है कि वहाँ मिलेगा। वो कौन कौन से है? जहाज इस एरिया का नाम है, देन नरसिंहपुरी और देन नीम का थाना। ये 3 इलाके हैं जहाँ पे पोटेंशियल है कि अब रायला जैसे यहाँ पे स्टोर जो है और मिलने वाले हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्रोनोलॉजी बता देता हूँ इस प्रोजेक्ट की, ये कैसे कैसे ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ा है। सबसे पहले जो है 1998 में सबसे पहले जानकारी मिली थी कि यहाँ पे जो है यूरेनियम हो सकता है। फिर यहाँ पे डिल से जो खुदाई है अगले साल 1999 में डिल एक्सप्लोरेशन या डिल से इसकी खुदाई की गई। फिर यूरेनियम की जो पुष्टि है, यूरेनियम की पुष्टि 2005 में इसकी यूरेनियम की पुष्टि कर दी गई। यहाँ यूरेनियम का अच्छा पोटेंशियल है। अब यूरेनियम के लिए लगभग 1 किलोमीटर लंबी जो है
टनल यहाँ पे यूसीआईएल द्वारा बनाई जाएगी ताकि यूरेनियम यहाँ से निकाल चुके लगभग 3000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इस प्रोजेक्ट में किया जाएगा और 12 मिलियन टन की कैपेसिटी जो है यहाँ से प्राप्त होगी यूरेनियम की, ये अंदाजा लगाया जा रहा है। तो इस तरीके से जो यूरेनियम सीकर में टॉप ग्रेड यूरेनियम है उसका पता लगाया गया है और 40 साल तक, लगभग 40 साल तक कहा जा रहा है कि इसका खनन होगा और 40 साल तक यहाँ माइनिंग चलेगी यूरेनियम की। तो इस तरीके से रायला गांव के जो खंडेला गांव के रायला क्षेत्र में यूरेनियम की फर्स्ट माइन जो है प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है। अब हमारा है आमगढ़ लियोपार्ड सफारी। ये नई लियोपार्ड सफारी है जिसका इनॉग्रेशन अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। ये कहाँ किया है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आमगढ़ लियोपार्ड सफारी के बारे में भी जानेंगे और कुछ और इन्फॉर्मेशन है तो हम जानेंगे। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने आमगढ़ लियोपार्ड सफारी को इनॉग्रेट किया और ये सिचुएटेड है जयपुर में और इसको इनॉग्रेट किया गया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और ये स्टेट की तीसरी लेपर्ड सफारी है। जो 2 लेपर्ड सफारी स्टेट की पहले से क्रियान्वित है या कार्य कर रही है वो है जवाई जो पाली में है और जालाना वो जयपुर में है। ये दोनों जो है लेपर्ड सफारी पहले काम कर रही है। और अगर मैं बात करूं जयपुर में तो जयपुर में एलिफेंट सफारी जो है वो पहले से काम कर रही है। एलिफेंट सफारी जयपुर में पहले से काम कर रही है और इस तरीके से लेपर्ड सफारी का भी यहाँ पे इनॉग्रेशन हुआ है। चीफ मिनिस्टर साहब ने इसको इनॉग्रेट किया है हाल फिलहाल में ही। ये करंट की न्यूज़ थी, लगभग मई के महीने 22 मई 2022 को इसको लॉन्च किया गया है। और अगर मैं बात करूँ इसके बारे में तो आमगढ़ लेपर्ड सफारी जो है वो जयपुर में स्थित है और इसके साथ में लेपर्ड यहाँ पे देखने को अभी तो काफ़ी फ्रिक्वेंटली मिल रहा है, इसलिए करीब जो टूरिज़्म का आवागमन जो है वो काफ़ी यहाँ पे देखा जा रहा है। और इससे क्या है कि वन विभाग के जो कर्मचारी है इसके साथ जो लोकल टूरिस्ट है उन दोनों का उत्साह बढ़ा हुआ है और कंटिन्यूसली जो है इसमें मूवमेंट देखा जा रहा है। रेड क्रॉस जो है करते देखा गया है, यहाँ पे लेपर्ड के फुटप्रिंट्स काफ़ी फ्रिक्वेंटली देखे जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसको लॉन्च करने के बाद इसमें कुछ हो नहीं रहा है, लॉन्च करने के बाद सक्सेसफुली ये रन कर रहा है। यहाँ पे 12 किलोमीटर लगभग 12 किलोमीटर लंबे तक ये सफारी का एरिया है जहाँ पे आप घूम सकते हो, लेपर्ड यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ इस एरिया में लगभग 20 से ज़्यादा लियोपार्ड जो है 20 से ज़्यादा लियोपार्ड यहाँ पे रखे गए हैं और लगभग 16.30 किलोमीटर स्क्वायर एरिया का एरिया है जहाँ पे इसको रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के बारे में बात करते हैं कि भाई ये क्या चीज़ है, कहाँ है और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है राजस्थान के पर्सपेक्टिव में। राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, जो सबसे लेटेस्ट जो हमारा टाइगर रिजर्व है जो बना है 16 मई 2022 को सेंट्रल गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन द्वारा इसको टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। सेंट्रल के नोटिफिकेशन, गैजेट नोटिफिकेशन द्वारा इसको टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। जो अदर थे, ये तो चौथा हो गया, 3 हमारे कौन कौन से है, रणथंबोर टाइगर रिजर्व है, सरिस्का टाइगर रिजर्व है और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है। ये 3 हमारे पास पहले से है। चौथा है टाइगर रिजर्व को अप्रूविंग अथॉरिटी कौन सी है, एनटीसीए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है। ये देश का 52वां होगा और राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व होगा। ग्लोबल टाइगर डे इसी सिलसिले में मैं बता देता हूँ 29 जनवरी को हमारे पास मनाया जाता है। 1017 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है और ये जो दो फॉरेस्ट ब्लॉक भीलवाड़ा के, बूंदी के इंद्रगढ़ के और रणथंबोर टाइगर रिजर्व का बफर जोन, ये सब इसमें इंक्लूडेड है। तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स जो इसमें जगह बनाते हैं या जो इसमें इंक्लूड है वो भी इसमें बताए गए हैं। तो इस तरीके से रामगढ़ विषधारी हमारा चौथा टाइगर रिजर्व ऑफ गैजेट नोटिफिकेशन से बन गया है। मेनली ये बूंदी में मेन एरिया इसका बूंदी में सिचुएटेड है। अब है डीएमआईसी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इसको डीएमआईसी भी बोलते हैं पॉपुलरली। ये राजस्थान के पर्सपेक्टिव में कैसे काम करता है, क्या इसका लेना देना है, किस तरीके से चल रहा है, इसके बारे में हम जानेंगे। चलिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए डीएमआईसी दिल्ली से शुरू होके मुंबई तक एक कॉरिडोर है, फ्राइट कॉरिडोर है। इस फ्राइट कॉरिडोर में मैं कहूँ तो माल और ये सब ट्रांसपोर्ट करने के लिए, लॉजिस्टिक फैसिलिटीज़ बढ़ाने के लिए ये कॉरिडोर बनाया गया है।
ये मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, $100 बिलियन इसमें इन्वेस्ट किए जाएंगे। और 1483 किलोमीटर का पूरा प्रोजेक्ट है जो दिल्ली से मुंबई तक जाएगा। और इंडिया का एम्बिशियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इसलिए है क्योंकि स्मार्ट सिटीज़ के और नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज़ के जो इनोवेशंस है उनको सपोर्ट करने के लिए ये अपनी अहम भूमिका निभाएगा, इसीलिए ये हमारा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। इसमें क्या बनाया जाएगा, क्या क्या 9 मेगा इंडस्ट्रियल जोन बनाए जाएंगे, 3 पोर्ट, 6 एयरपोर्ट और एक 6 लेन इंटरसेक्शन फ्री एक्सप्रेसवे। इसके साथ ही 4000 मेगावाट के सोलर, विंड, इस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी के पावर प्लांट। मतलब बड़ा ही मल्टी डायमेंशनल प्रोजेक्ट है ये। खाली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से मतलब नहीं है, एयरपोर्ट, पोर्ट, एनर्जी, सबको इंटीग्रेटेड अप्रोच जिसको कहते हैं वो लेके इसमें चला जा रहा है। किस किस स्टेट से पास होगा, ये 6 स्टेट से इनसे पास होगा, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र। और अगर राजस्थान की मैं बात करूं तो राजस्थान में इसका 39% ऑफ इट्स लेंथ, 1483 में से 39% इसकी लेंथ जो है वो राजस्थान में से पास होने वाली है। इसलिए राजस्थान की दृष्टि से देखें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर मैं इसके बारे में आपको बात बताऊं तो, और मैं इसको DMIC के बारे में अगर आपको बताऊं तो 1483 किलोमीटर की है। 39% जो है इसमें राजस्थान में 39% इसका पास होगा और 60% जो स्टेट का एरिया है वो इससे इन्फ्लुएंस होगा। 39% तो ये पास होगा, 60% जो स्टेट का एरिया है वो यहाँ पे इन्फ्लुएंस होगा इससे। हालांकि ये तो एक फिर भी रफ डेटा, ये एग्जैक्ट डेटा ये आपको याद रखना है। इसके अलावा हमारा स्टेट एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनेगा किसका, इन्वेस्टमेंट का, फ्लाइट का और इंफ्रास्ट्रक्चर का। इसके साथ ही अब इसमें जो है नोड्स बनाए जाएंगे, पोर्ट्स बनाए जाएंगे, वो सब मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब इसमें 5 नोड्स जो हैं राजस्थान में बनाए जाएंगे। 5 नोड्स कौन कौन से हैं, ये 5 के 5 आपको याद रहने चाहिए। पहला जो नोड है वो खुशखेड़ा, भिवाड़ी, नीमराणा, खुशखेड़ा, भिवाड़ी, नीमराणा इन्वेस्टमेंट रीजन जो अलवर में होगा। दूसरा जो हमारा है वो होगा इसको ग्रेटर भिवाड़ी इंडस्ट्रियल रीजन भी बोलते हैं। दूसरा होगा जोधपुर, पाली, इसको मारवाड़ इंडस्ट्रियल रीजन से भी नाम से जाना जाएगा। तीसरा जो हमारे पास इसमें होगा जयपुर दौसा इंडस्ट्रियल एरिया, जयपुर दौसा इंडस्ट्रियल रीजन। चौथा इसमें होगा अजमेर किशनगढ़ इन्वेस्टमेंट रीजन, और लास्ट होगा राजसमंद भीलवाड़ा इंडस्ट्रियल रीजन। ये 5 नोड इस जैसे ये राजस्थान में एंटर करेगा, यूं राजस्थान से जाएगा तो यहाँ पे 5 नोड जो है वो डेवलप किए जाएंगे। ये 5 नोड है जिसमें फर्स्ट फेज में ये दोनों नोड डेवलप किए जाएंगे और सेकंड फेज में ये इंडस्ट्रियल एरियाज डेवलप किए जाएंगे। मतलब खुशखेड़ा, भिवाड़ी, नीमराणा और जोधपुर, पाली जो मारवाड़ रीजन वो अभी डेवलप किए जा रहे हैं, उसके बाद ये डेवलप किए जाएंगे। और ये 5 नोड के माध्यम से जो है राजस्थान में DMIC का जो इन्वेस्टमेंट है उसको यूज़ किया जाएगा, उसके पोटेंशियल को यूज़ करने की कोशिश की जाएगी। और इसके साथ ही अगर मैं बात करूं तो इसको इम्प्लीमेंट करने की जो एजेंसी है वो DMIC डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है। DMIC जो है 2008 में एस्टेब्लिश हुई थी और ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है इसको DMIC को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जिसमें 49% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, 26% JBIC के और जो रिमेनिंग इक्विटी है वो गवर्नमेंट के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा वहन की जा रही है। इसके हिसाब से देखा जाए तो ये एक मल्टी स्टेक होल्डर बॉडी है जो यहाँ पे करेगी। ये देखिए जो मैंने आपको बताया था 1 2 3 4 5, ये 5 नोड में जो है हम यहाँ पे अपना डेवलपमेंट सुनिश्चित करेंगे ताकि ये जो DMIC है इसका फुल पोटेंशियल हम उठा सके, फुल फायदा हम उठा सके। खुशखेड़ा भिवाड़ी हो गया, जयपुर दौसा हो गया, राजसमंद भीलवाड़ा हो गया, अजमेर किशनगढ़ और पाली मारवाड़ हो गया। राजस्थान के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, 39% DMIC यहाँ से पास होता है, 60% राजस्थान का एरिया अफेक्ट होता है इससे। लॉजिस्टिक ईज हमें मिलेगी और एमर्जिंग सेक्टर्स जैसे ITES है, ऑटो कंपोनेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उस सब का जो है माल हमें पोर्ट से सीधा यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगा और हमें ईज मिलेगी दूसरे स्टेट से आगे निकलने में।
तो इस तरीके से ये 5 जो है नोड के माध्यम से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। फिर है देवनारायण नगर एकीकृत आवासीय योजना। ये रिसेंटली लॉन्च हुई है एक जिले के लिए, एक डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो ये किस डिस्ट्रिक्ट के लिए रिलीज हुई है आपको ये बताना है और इसमें क्या किया जा रहा है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 19 जून 2022 को देवनारायण इंटीग्रेटेड हाउसिंग स्कीम जो है वो फर्स्ट टाइम प्रिपेयर करके जो कैटल डीलर्स है उनको इक्विप करेंगे यूनिक और मॉडर्न फैसिलिटीज से अक्रॉस द कंट्री नहीं है ये आप हटा लीजिए यहाँ से, अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट करेंगे। और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में इसको लॉन्च किया गया, कोटा में इसको लॉन्च किया गया है। फाउंडेशन इस प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन जो है 17 अगस्त 2020 को ही रख दिया गया था और अर्बन डेवलपमेंट ट्रस्ट ऑफ कोटा है इसका 438 हाउसेस का जो है कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करके फर्स्ट फेज में इसको आगे बढ़ाया है और कोटा में इसको लॉन्च करके इम्प्लीमेंट करने की जो कार्रवाई है वो 19 जून 2022 को की गई है। इनके पीछे रियर ऑफ दीज प्लॉट्स देयर आर 2 रूम्स, किचन, टॉयलेट, बाथरूम, वरांडा और सब तरीके की जो फैसिलिटीज़ है वो इसमें इक्विप की गई है ताकि किसी तरीके की दूसरी फैसिलिटीज़ इसमें कमी ना रहे और अच्छी तरीके से जो कैटल वीवर्स है वो अपना लिवलीहुड है वो चला पाए। फिर जो है लाइफ स्टॉक के लिए शेड की भी इसमें व्यवस्था की गई है। ये जो है आप जयपुर ये कोटा नगर निगम के उस पे साइट पे जाओगे तो ये डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा कि देवनारायण नगर एकीकृत पशुपालक आवासीय, जो पशुपालक है उनके लिए आवासीय योजना है ये, उसमें कौन कौन सा जो है भवन बनेगा, किस तरीके की उसकी स्पेसिफिकेशन होंगे, उसमें कैटल शेड होगी, भूखंडों की राशि योजना इतनी रियायत दर दी जाएगी, चौड़ी सड़कें में डिवाइडर इस तरीके से होगा, ये स्पेसिफिकेशन दिया गया है। पार्क और वृक्षारोपण का कार्य भी किया जाएगा, विद्यालय भवन का निर्माण आसपास में करवाया जाएगा। इस तरीके से ये दोनों डॉक्यूमेंट जो है आवास में पशु बाड़ा के आवेदन हेतु पात्रता क्या रखी गई है, आवास में पशु की विशेष शर्तें क्या है। तो इस तरीके से आवास जो पशुपालक है उनके आवास के लिए ये योजना जो है चलाई गई है। तो इस तरीके से योजना कोटा में चलाई गई है। कोटा के जो नगर निगम है कोटा का वो इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, सिर्फ कोटा डिस्ट्रिक्ट में ही राजस्थान के चल रही है। सो ये हमारा करंट अफेयर का एक सेशन था जिसमें हमने करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स राजस्थान के देखे। अगले सेशन में हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आएंगे, हर एरिया हम कवर करने की कोशिश करेंगे। RAS एग्ज़ाम, RAS इंटरव्यू और तमाम अदर एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से करंट अफेयर काफ़ी ज़रूरी है। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।